गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। एक बार सभी लोग जल्दी से कमेंट कर दें। मेरी वॉइस क्लियर आ रही है आप लोगों के पास? सब कुछ बेहतर है, क्लियर है? अगर शुरुआत करें क्लास की। वेरी वेरी गुड इवनिंग भाई। क्लास का टाइम हो चुका है 6 बजकर लगभग 47 मिनट का समय हो रहा है अभी, और क्लास लाइव हो चुकी है भाई। हमने पिछली क्लास में गरीबी के बारे में डिस्कस किया था, मुझे याद है, और आज की क्लास में हम बेरोजगारी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। पवनेश कुमार, तनुज सिंह, जय हिंद, वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। चलिए भाई, लगभग आज की क्लास में ही बेरोजगारी के विषय पर हम बात पूरी कर लेंगे। अगर आप ध्यान से मेरी बात सुन लेते हैं, समझ लेते हैं, एक्चुअली बेरोजगारी के कंसेप्ट को कवर कर लेते हैं अगर, तो चीजें आसान हो जाती है। अदरवाइज थोड़ी सी मुश्किल रहती है फिर कि बेरोजगार कहते किसे हैं, रोजगार कहते किसे हैं, और उसके अलावा बेरोजगारी के कारण क्या हो सकते हैं, बेरोजगारी को जो डेटा कलेक्शन है वो कैसे होगा, बेरोजगारी के जो डिफरेंट टाइप्स हैं उसके बारे में बात करनी है। एक बार सब यस का कमेंट कर दें मुझे पहले कि सब कुछ बेहतर, क्लियर है। अब शुरू करें क्लास आज की, और अगले 1 घंटे में लगभग मैं आपको बेरोजगारी के विषय में जरूरी चीजें सारी करा दूंगा। क्योंकि देखो, पहला सवाल आपके मन में यही आना चाहिए कि बेरोजगार कहते किसे हैं, क्योंकि अमूमन हम इसमें ही अगर गलती कर देंगे कि बेरोजगार की परिभाषा क्या है, तो फिर मुश्किलें बढ़ जाती है हमारे लिए। बेरोजगार होने का अर्थ क्या होता है? देखो, बेरोजगारी एक्चुअल में 3 चीजों के बारे में बात करती है। पहली बात यह होती है कि कोई भी इंसान जब कोई कार्य नहीं कर रहा है तो आपको यह लगता है कि वो इंसान बेरोजगार है। देखो, मैं आपको समझाऊं कि हमारे देश में, अभी लिखना नहीं, आप समझने की कोशिश करना, टॉपिक का नाम अनएम्प्लॉयमेंट रहेगा, आज का बेरोजगारी रहेगा। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं, किसी भी एक देश के अंदर एक टोटल पॉपुलेशन होती है, कुल जनसंख्या होती है, और उस जनसंख्या के अंदर बच्चे भी होते हैं, बूढ़े भी होते हैं, युवा भी होते हैं, महिलाएं भी होती हैं, पुरुष भी होते हैं। कुल जनसंख्या का मतलब तो सारे ही होते हैं सर। बिल्कुल मैं कर दूंगा भाई, और बिल्कुल कर दिया होगा मेरे ख्याल से स्वामी जी। मैं एक बार देख लेता हूं। तो आपने कहा जी ठीक है, कुल पॉपुलेशन तो होती है, लेकिन इस टोटल पॉपुलेशन के अंदर कुछ ऐसे लोग होते हैं जो हमारे ना तो रोजगार का हिस्सा होते हैं ना बेरोजगार का। क्योंकि मैं आप जब कहता हूं कि हमारे देश में इतने लोग रोजगार हैं, तो आपको ऐसा लगता होगा कि बाकी बेरोजगार हो गए। बस गलत है ये। क्यों? क्योंकि सर बाकी लोगों में बच्चे भी होते हैं, यानी चिल्ड्रंस होते हैं। चिल्ड्रन जो होते हैं वो अप टू 14 ईयर एज होते हैं। जो 14 साल तक के बच्चे हैं उनको ना तो हम रोजगार मानते हैं और ना ही हम उनको बेरोजगार मानते हैं, क्योंकि ऐसे लोग हैं जो ना रोजगार का हिस्सा ना बेरोजगार का हिस्सा हैं। इसके अलावा कुछ हमारे सीनियर सिटीजन हैं जो भी हमारे 60 और अबव एज में आ गए हैं, 60 साल या इससे ऊपर हैं। अब ये ना तो रोजगार का हिस्सा है ना बेरोजगार का हिस्सा है, ये भी किसी का हिस्सा नहीं होंगे। इसी तरह हमारे कुछ डिसेबल्ड यानी दिव्यांग विकलांग पर्सन हैं, डिसेबल्ड पर्सन हैं। अब जो हमारे दिव्यांग विकलांग हैं तो ऑब्वियस है वो किसी मजबूरी के कारण काम नहीं कर सकते, वो भी किसी का हिस्सा नहीं होंगे। और उसके अलावा जो ऐसे लोग हैं जो नॉन विलिंग पर्सन हैं, यानी कार्य करने की इच्छा नहीं रखते हैं, नॉन विलिंग पर्सन, गैर इच्छुक व्यक्ति हैं, ये भी किसी का हिस्सा नहीं होंगे। तो आपने कहा इन दो सबको हटाने के बाद जो बच गए उन्हें क्या कहेंगे? देखो, जब अब इनको किसी में भी बात नहीं करते, कोई नहीं, 2 मिनट नहीं, मेरे ख्याल से इस टाइम पर हो गई है भाई। तो आपने कहा अगर इन सबको हम हटा देते हैं टोटल पॉपुलेशन में से, क्योंकि ये किसी का हिस्सा नहीं हो गए, और बाकी जो लोग बच गए जिनको हम यहां पर एक्चुअली, वो सारे लोग जो विलिंग एंड एबल टू वर्क, यानी वो सारे लोग जो कार्य करने की इच्छा भी रखते हैं, योग्यता भी रखते हैं। कोई भी कार्य करना हो उसकी इच्छा भी रखते हैं, योग्यता भी रखते हैं, बात समझना। तो कार्य करने के इच्छुक व योग्य व्यक्ति जो बच गए, उन लोगों को सबसे पहले हम निकालते हैं, उनकी कैलकुलेशन करते हैं, और इनकी कैलकुलेशन की एज रहती है 15 से लेकर 59 ईयर्स तक। आपने कहा ठीक है सर, यानी कि 15 से पहले वाले हटा दिए। बिल्कुल पहला स्लाइड चला रहा हूं भाई। क्लास लेट आप तक पहुंची, यानी क्लास आ चुके हैं बच्चे, कोई बात नहीं।
तो आपने कहा जी 15 से छोटे वाले बच्चों को नहीं लिया जाएगा कभी, 59 से ऊपर वालों को नहीं लिया जाएगा कभी। हमने पहले तो ये निकाला वो लोग जो काम करने की इच्छा भी रखते हैं, योग्यता भी रखते हैं, वो लोगों की संख्या कितनी है, पहले आपको यह निकालना पड़ेगा। भाई अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल कहूं, भारत की आबादी मान लो मैं एग्जांपल कह रहा हूं 125 करोड़ है, और आपने कहा जी इसमें 50 करोड़ लोग काम करते हैं, 50 करोड़ लोग जो हैं वो एम्प्लॉयड हैं, वो रोजगार वाले हैं, तो बताओ बेरोजगार कितने होंगे। एक नॉर्मल स्टूडेंट क्या करेगा, जल्दी से क्या करेगा बताओ, वो तो यही करेगा ना, 125 में से 50 घटाकर कहेगा 75 करोड़ ये बेरोजगार हो गए। सर मैं कहूंगा नहीं भाई, ये 75 करोड़ बेरोजगार क्यों कह रहे हो, ये 75 करोड़ को नॉन वर्किंग कहो, ये काम नहीं करने वाले लोग हैं 75 करोड़। अब इसमें बच्चे भी तो हैं, इन 75 करोड़ में जो काम नहीं कर रहे बच्चे भी है ना, पर वो बेरोजगार तो नहीं हो सकते। इसमें सीनियर सिटीजन भी हैं, वो बेरोजगार नहीं हो सकते, डिसेबल्ड भी है, नॉन विलिंग भी है, वो बेरोजगार नहीं। इन 75 में से वो बेरोजगार है जिसके पास कार्य करने की इच्छा भी है, कार्य करने की योग्यता भी है, और उसे काम मिल नहीं पा रहा, वही बेरोजगार है। अब जो काम ही नहीं करना चाहता वो क्यों, उसे क्या रोजगार बेरोजगार से मतलब, जिसके पास एबिलिटी नहीं है, डिसेबल है किसी कारण से, तो उसे क्या मतलब है रोजगार या बेरोजगार से, वो तो किसी का हिस्सा नहीं होगा। इसीलिए बड़े कंसेप्ट को समझना है। तो हमें सबसे पहले क्या करने की जरूरत है सर, ऐसे लोगों को हटाने के बाद ये जो नंबर आते हैं, ये जो संख्या आती है, हमें पहले ये निकालना है, इसे कहते हैं लेबर फोर्स। मैं भी सब कुछ लिखवाऊंगा, 5 मिनट दीजिएगा मुझे, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं ना, क्लास का जब अंत होगा ना तो आप कहेंगे सर बेहतरीन टॉपिक समझ में आ गया फिर हमें। अब आपने कहा इतने लोग अच्छा कार्य करने की इच्छा और योग्यता रखते हैं, अब मैं आपसे कहूंगा इनमें से कि कितने ऐसे लोग हैं जिनको काम मिल गया और कितने ऐसे इनको काम नहीं मिला। अब इनमें से जिनको काम मिल गया, इनमें से जिनको काम मिल गया, जो कार्यरत हैं, जो कार्य कर रहे हैं, इनमें से जिनको काम मिल गया वो तो हो गए रोजगार वाले, वो तो हो गए रोजगार प्राप्त। और इनमें से जिनको काम नहीं मिल पाया, जिनके पास इच्छा भी है, योग्यता भी है, पर इनमें से वो लोग जिनको काम नहीं मिल पाया अभी तक, वो क्या हो गए, वो हो गए बेरोजगार। आपने कहा सर इसको निकालने का बेनिफिट ये हुआ कि हमारी कैलकुलेशन बदल गई, क्योंकि अगर हम डायरेक्टली निकाल लेते तो बच्चे भी शामिल कर लेते, सीनियर सिटीजन भी कर लेते, और वो हमारे आंसर को गलत कर देता। अब यहां से मेरी बात शुरू होती है, मैं लिखने का टाइम दूंगा, 5 मिनट वेट करिएगा। तो आपने कहा ठीक है सर, लेकिन अगर मुझे परिभाषा देनी हो कि बताओ अनएम्प्लॉयड किसे कहते हैं, बेरोजगार कौन होता है। तो देखिए ध्यान से, क्या सीखा आपने, क्या आंसर बना आपके हिसाब से बताओ। तो आपने कहा वह व्यक्ति जो कार्य करने के, जो, या इसमें एक और वर्ड में ऐड करता हूं और अच्छी स्टेटमेंट बनेगी, जो मजदूरी की वर्तमान दर पर, जितना भी रेट चल रहा है अभी मजदूरी का, उस रेट पर, वर्तमान दर पर कार्य करने के इच्छुक व योग्य है, इच्छुक व योग्य है, परंतु उसे कार्य नहीं मिला। बात समझ पा रहे हो? इंग्लिश में क्या कहोगे, ए पर्सन हु विलिंग एंड एबल टू वर्क, एबल टू वर्क एट प्रिवेलिंग wage rate, but he or she not get any work or job, लेकिन उन्हें कोई काम नहीं मिल पाया, ऐसे लोगों को बेरोजगार कहेंगे। ये परिभाषा है इस बात की। आपने कहा ठीक है चलिए। अब मैंने कहा सबसे पहले इसमें हमें क्या निकालना पड़ता है,
सर अगर हमें यह निकालना पड़े कि इसमें लेबर फोर्स क्या होती है, तो आपको मैंने क्या बताया, ऐसे लोग जो कार्य करने की इच्छा भी रखते हैं और योग्यता भी रखते हैं, ऐसे लोगों को हम लेबर फोर्स कहते हैं, यानी श्रम शक्ति कहते हैं। यानी यहां सबसे इंपॉर्टेंट टर्म क्या है, श्रम शक्ति। कैसे निकलेगी आपने कहा, इसका मतलब है कार्य करने के इच्छुक व योग्य व्यक्तियों की संख्या। अभी लिखना मत, मैं टाइम दूंगा आराम से। योग्य व्यक्तियों की संख्या, ये नंबर निकालो पहले कि कितने लोग हैं जो कार्य करने की इच्छा और योग्यता रखते हैं। नंबर ऑफ पर्सन विलिंग एंड एबल टू वर्क, विलिंग एंड एबल टू वर्क। विलिंग एंड एबल टू वर्क। अभी कुछ नहीं लिखना, अभी बस बात को समझना। तो आपने कहा ठीक है, लेकिन याद रखना इसमें एज का क्राइटेरिया होगा क्या, सर एज क्राइटेरिया रहेगा 15 टू 59 ईयर्स। ये सबको याद रखना, हिंदी इंग्लिश दोनों वालों को। भाई उम्र क्या रहेगी, एज क्या रहेगी, 15 से 59। अच्छा, फिर मैंने कहा इसी में से एक वर्ड आएगा वर्क फोर्स। अब जितने लोगों को काम मिल गया उन्हें कहते हैं वर्क फोर्स, यानी उन्हें कहते हैं कार्य शक्ति। वर्तमान में कार्य कर रहे व्यक्तियों की संख्या। अब जितने लोग व्यक्ति जितने भी हैं जो कार्य कर रहे हैं उनकी संख्या। नंबर ऑफ पर्सन करेंटली वर्किंग। अब जितने लोगों को रोजगार मिल गया, जो काम करने लग गए, वो वर्कफोर्स है। अब मुझे बस एक सवाल आपसे पूछना है जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। वो बात यह है कि सर जब मुझसे पूछेगा बताओ बेरोजगारी का फॉर्मूला, जब सवाल में पूछेगा कि अनएम्प्लॉयमेंट का बेरोजगारी कैसे निकाली जाएगी, अनएम्प्लॉयमेंट कैसे निकालोगे, तो आपका फॉर्मूला क्या बना, बस ये आप बताओ मुझे। मैं आपके कमेंट का इंतजार कर रहा हूं भाई। बेरोजगारी का फॉर्मूला जरा मुझे बताओ, अनएम्प्लॉयमेंट का फॉर्मूला आप क्या लगाओगे, क्या फॉर्मूला यूज करोगे आप बेरोजगारी के लिए, क्या फॉर्मूला रहना चाहिए बताओ। तो बेरोजगारी क्या होगी, क्या फॉर्मूला यूज होगा। आपने कहा बेरोजगारी कैसे निकलेगी, फिर जितना लेबर फोर्स होगी, यानी जितने लोग काम को तैयार हैं, उस लेबर फोर्स में से फिर मुझे घटाना है वर्क फोर्स को। जितने लोग काम करना चाहते हैं उनमें से जिनको काम मिल गया उसको घटाना है। जो डिफरेंस आएगा उसी को मैं बेरोजगार कहूंगा। उतने बेरोजगारी के नंबर होंगे। चलिए दोस्त, तो बात क्लियर है सबको। श्रम शक्ति में से कार्य शक्ति को घटाओ, बहुत बढ़िया आंसर दीपेश। तो आपने कहा ये पहले निकाल लिया हमने, बेरोजगारी कहते किसे हैं, लेबर फोर्स क्या निकलती है, वर्क फोर्स क्या निकलती है। इनमें बच्चों को पहले हटा दिया, सीनियर सिटीजन को हटा दिया, डिसेबल्ड को हटा दिया और नॉन विलिंग को हटा दिया। ये वो लोग हैं जो किसी का भी हिस्सा नहीं है। एवरीवन करेक्ट, सबके आंसर ठीक है भाई। तो मैंने कहा ना बहुत कंसेप्ट वाइज चलूंगा मैं, आप पहले इसे नोट कर लीजिए। आज का चैप्टर है अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी। आज का चैप्टर है बेरोजगारी। आज का टॉपिक है अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी। अब इसे डन कर लो। तो ये जितने लोग एम्प्लॉयड इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे वर्कफोर्स। डन करें भाई, और लिखने के बाद कमेंट करें डन वन।
चलिए भाई, डन हो गया यहां तक, सभी लोग कमेंट कर रहे हैं डन है जी। पहला स्लाइड, दूसरे पे आ रहा हूं। चलिए दोस्त, सेकंड वाले पे आ जाइए, यहां से आप लिखना शुरू करिए। इसको एग्जैक्टली कैसे लिखा जाएगा वो मैंने आपको बता दिया। चलिए दोस्त, तो लगभग लगभग बात यहां तक समझ में आ गई आपको, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो, यहां परसेंटेज की बात आती है। अब यहां एक पॉइंट ये आता है कि हम इसकी परसेंटेज निकालते हैं कि भाई कितने परसेंट है ये। तो यहां पर एक पॉइंट निकाला जाता है, देखो ध्यान से सुनना मेरी बात। वो परसेंट क्या होता है सर, उसे कहते हैं अनएम्प्लॉयमेंट रेट। एक तो ये निकाला जाएगा कि अगर मुझे ये निकालना हो, बेरोजगारी का प्रतिशत निकालना हो, अनएम्प्लॉयमेंट रेट यानी बेरोजगारी दर कितनी है, इसका फॉर्मूला क्या होगा, बेरोजगारी दर, इसका फॉर्मूला क्या है। दूसरा, अगर मुझे निकालना हो यहां पर लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, यानी श्रम शक्ति सहभागिता दर, कि हमारी जो श्रम शक्ति है उसकी सहभागिता दर कितनी है। ये वाला पॉइंट निकालना हो, या मुझे निकालना हो पार्टिसिपेशन रेट, यानी सहभागिता दर कितनी है। देखो ये तीन अलग अलग चीजों को रिप्रेजेंट करती हैं चीजें, मैं आपको समझाऊंगा एक एक करके। तीनों फॉर्मूले आपके पास होंगे कि एक हमारे पास है जिसे कहते हैं सहभागिता दर, पार्टिसिपेशन रेट, कितने परसेंट यानी निकाला जाएगा इससे। एक आती है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, कि कितनी लेबर फोर्स है देश में। और एक आता है अनएम्प्लॉयमेंट रेट। देखो, जब मुझे अनएम्प्लॉयमेंट का रेट निकालना है, प्रतिशत में बताना, तो इसका फॉर्मूला यह है, जितने भी अनएम्प्लॉयड हैं, जितने बेरोजगार हैं, बस ध्यान क्या रखना है सर, जितने बेरोजगार हैं उनकी संख्या रखनी है, और डिवाइड में रखना है लेबर फोर्स। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, डिवाइड में क्या रखना है, लेबर फोर्स यानी श्रम शक्ति। क्योंकि बेरोजगारी उन लोगों में से निकल रही है जो लेबर फोर्स में आते हैं, टोटल आबादी से नहीं बन रही है, बस ये दिमाग में रखना। और मल्टीपल 100 करेंगे तो प्रॉब्लम नहीं जाता, आप जानते हो परसेंटेज में आता है। अगर मुझे यह निकालना है कि लेबर फोर्स कितनी है, तो इसका तरीका है कि मैं लेबर फोर्स निकालूं, जितने भी देश की लेबर फोर्स है। अब इसको मैं डिवाइड करूं देश की टोटल पॉपुलेशन से, कि हमारे देश की कुल आबादी में कितने परसेंट लोग लेबर फोर्स में आते हैं। तो आप कहेंगे सर लेबर फोर्स कितनी है उसको और टोटल पॉपुलेशन को डिवाइड में रखो, इनटू में 100 कर दो।
तो यहां से ये पता चलेगा लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन, क्योंकि लेबर फोर्स रेट बढ़ेगा तो फिर एम्प्लॉयमेंट रेट भी बढ़ेगा, अनएम्प्लॉयमेंट रेट दोनों बढ़ सकते हैं। क्योंकि हमारे देश का पहले ये काफी कम है, क्योंकि बहुत आधी तो आबादी महिलाओं की है और उनमें ज्यादातर महिलाएं कार्य करना नहीं चाहती हैं, क्योंकि हाउस वाइफ का कंसेप्ट है इंडिया में हमारे। तो लेबर फोर्स रेट कम है और इसलिए बेरोजगारी की रेट कम है। अगर ये महिलाएं भी कार्य करने की इच्छा दर्शाएं तो बेरोजगारी की दर बहुत ज्यादा हो जाएगी। अच्छा, पार्टिसिपेशन रेट मतलब देश में कितने प्रतिशत लोग काम कर रहे हैं, इसको निकालना है। जब इसको निकालना है, इसका तरीका है वर्क फोर्स, यानी कि वर्क फोर्स कहते हैं यानी जो एम्प्लॉयड हैं, जो काम कर रहे हैं, यानी जितने लोग काम कर रहे हैं उनकी संख्या कितनी है। भाई जितने लोग काम कर रहे हैं उनकी संख्या कितनी है और देश की टोटल आबादी कितनी है। कि इतनी आबादी में से इतने लोग काम कर रहे हैं, मल्टीपल बाय 100 करेंगे तो परसेंटेज आ जाएगा। ये जो पार्टिसिपेशन रेट का परसेंटेज आएगा, यानी इतने लोग काम कर रहे हैं, इसका प्रतिशत आएगा। तो इसको अगर मैं 100 में से घटाकर बोलूं, जैसे अभी इंडिया का लगभग 40 के नियर बाई है, कितना 40 के आसपास है, यानी इंडिया में लगभग 40% है पार्टिसिपेशन रेट। इसका मतलब है कि 60% लोग काम नहीं कर रहे देश में। इसका मतलब है कि जो 40 कमा रहे हैं, बाकी के 60 भी उन्हीं 40 की इनकम पे डिपेंड करते हैं। यानी ऑन एन एवरेज मैं आपसे कहूं कि 5 लोगों के अंदर 2 लोग कमाने वाले हैं, खर्चा 5 का उठाते हैं वो, 2 अपना तो है ही उनका और 3 एक्स्ट्रा उनके ऊपर और डिपेंडेंट हैं। लगभग इंडिया में इतना परसेंट है। तो आप कहेंगे सर ये प्रतिशत अगर 50 से ऊपर होना चाहिए, एक अच्छे देश की निशानी यह है, ज्यादा रोजगार प्राप्त देश की निशानी यह है कि उस देश के अंदर कम से कम ये 50 के ऊपर चला जाए। तब भी हम ये कहेंगे कि देश की कुल आबादी में 50% लोग करते हैं, बाकी के 50 में बच्चे भी हैं, सीनियर सिटीजन भी हैं, डिसेबल्ड भी हैं, तो समझ में आता है। और बाकी कुछ बेरोजगार हैं तो उनको रोजगार दिया जा सकता है। अगर ये 40 के नीचे से इंडिया में ऑलरेडी है, ये दर्शाता है कि इंडिया में अभी भी काफी कम रोजगार प्राप्त है, क्योंकि 40 को मिल रहा है काम तो बाकी के 60 को काम नहीं मिल रहा। बच्चे वगैरह को हटा देंगे तो भी काफी ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट रेट निकलेगी। चलिए भाई, तो एक बार मुझे कमेंट करिए, बात समझ में आ रही है यहां तक? यस कह दीजिए एक बार जल्दी से। हाँ बिल्कुल, अंकुश मैंने देख लिया भाई, अंकुश कोटवाल मैंने देख लिया, राजेंद्र आहिरवार। देखो मैं आप लोगों को एक इन्फॉर्म कर दूं, इसे अलग अलग आता है, मैं हमेशा कराता रहता हूं, सीडीएस के लिए, सीएपीएफ के लिए, एस्टेट के लिए, मतलब मैं तो कराता ही हूं हर चीज के पेपर। मैंने अभी जैसे एक पेपर में बिहार का एनालिसिस कर रहा था, ठीक है, बिहार एस्टेट जो 2024 में हुआ था वो मैंने एनालिसिस किया था। और वो मेरा जो एनालिसिस था, जिसे हमारा है कैरियर विल टीजीटी पीजीटी के नाम से, तो उस कैरियर विल टीजीटी पीजीटी चैनल पर मैंने एक किया है, वैसे ही मैं आपको आगे भी करूंगा, बताता रहूंगा। ये चीजें बड़ी जबरदस्त होती है भाई। तो आपने कहा सीखना बड़ा इंपॉर्टेंट है ना। चलिए, तो आपने कहा ये पॉइंट निकाल लिए हमने कि किस तरीके से परसेंटेज आएगा। अच्छा, अब यहां पर एक और बात समझिएगा, वो ये है कि जब हम इनके बारे में और ज्यादा एक्सप्लेन करते हैं तो हमें ये समझ में आता है, हमने रेट निकाल ली, प्रतिशत निकाल लिए, लगभग जो देश में कार्य शक्ति है, जितने लोग काम कर रहे हैं, उसी को वर्क पार्टिसिपेशन रेट या वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन रेट कहेंगे। अब मुझे बताइए इसका डेटा कौन लेकर आता है? इसका डेटा कौन लेकर आता है? तो आप क्या कहेंगे सर, इसका जो डेटा लेकर आता है ना, वो एनएसएसओ लेकर आता है। मेरी बात समझना, इसका डेटा लेकर आने का काम किसका है? तो देखो, इसका जो डेटा होगा वो कौन लेकर आएगा। और मैं तो आपको हमेशा क्वेश्चन वगैरह सब प्रैक्टिस में कराता रहता हूं, लगातार सारी चीजें कराऊंगा भाई, ठीक है, सारे क्वेश्चंस कराऊंगा। लेकिन पहले मेरी बात समझना, अगर मैं आपसे कहता हूं कि हमारे देश में कौन डेटा लेकर आता होगा, आप कहोगे एनएसएसओ। उस पर रिपोर्ट कौन बनाता होगा? तो आप कहोगे नीति आयोग ही बनाएगा, क्योंकि गरीबी और बेरोजगारी इन दोनों की रिपोर्ट जो है वो नीति आयोग बनाता है। ठीक है भाई, आपकी बात बिल्कुल सही है, ये बात बिल्कुल सही है कि ये कौन करता है। तो देखिए जरा, अनएम्प्लॉयमेंट डेटा कलेक्ट्स बाई
NSSO या NSO? मैंने आपको ऑलरेडी कराया था। बिल्कुल बिल्कुल सारे कवर हो रहे भाई लगभग अंकुश, कोई दिक्कत नहीं, एक आध सवाल को छोड़कर कोई दिक्कत नहीं है भाई। बिल्कुल 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 देखा भाई। तो आपने कहा बेरोजगारी के आंकड़े या आंकड़ों का संग्रह, NSSO या NSO भी कहते हैं इसी को, द्वारा किया जाता है। अच्छा, इसके ऊपर रिपोर्ट कौन बनाता है? तो आपने कहा अनएम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट को पब्लिश करने का काम नीति आयोग करता है। ये तो बात समझ पा रहे ना, बेरोजगारी रिपोर्ट का प्रकाशन नीति आयोग करता है। अच्छे नोट्स बनाना, बेहतरीन नोट्स बनाना। इस रिपोर्ट को बनाने का काम नीति आयोग का होगा। अगर पूछे कि कौन से मंत्रालय में आता है, इससे जुड़े जो मामले हैं, अंडर मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, इससे जुड़ा कौन सा मंत्रालय, यानी कोई भी मंत्रालय इसके बारे में बात करेगा जो, वो कौन सा होगा? मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। बेरोजगारी संबंधी मामले श्रम व रोजगार मंत्रालय के अधीन आते हैं। श्रम व रोजगार मंत्रालय के अधीन होंगे। इस मंत्रालय में आते होंगे। मेरी बात समझ पा रहे हो? अब देखो, जो बेरोजगारी है उसके सबसे मुख्य बात क्या याद करनी है? सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि सर बेरोजगारी को हम जितने भी टाइप की बेरोजगारी करेंगे, हम जो कुछ भी पढ़ेंगे, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, जब मैं कहूंगा हम कितने भी प्रकार की बेरोजगारी पढ़ेंगे, मेजरली दो पार्ट होते हैं, मेजरली दो पार्ट होंगे, ध्यान से सुनना मेरी बात। ए वॉलेंट्री और दूसरा नॉन वॉलेंट्री। बहुत ध्यान से सुनना, वॉलेंट्री एंड नॉन वॉलेंट्री। एक होती है ऐच्छिक बेरोजगारी और एक होती है नॉन वॉलेंट्री यानी अनैच्छिक। अब एक बात सोच के बताना, अगर कोई इंसान अपनी इच्छा से बेरोजगार रहे, वो बेरोजगार माना जाएगा जो बेरोजगार रहना नहीं चाहता पर काम की वजह से बेरोजगार है। अगर बेरोजगारी की में दो बातें यहां से, बिल्कुल टेंशन नहीं है सचिन भाई, कोई दिक्कत नहीं भाई। तो आपने कहा जी एक वो बेरोजगार जो अपनी मर्जी का है, एक वो इसलिए जिसे काम नहीं मिल पाया है। मैं जितनी भी पढ़ाऊंगा, एजुकेशन वाली हो, स्ट्रक्चरल हो, साइक्लिकल हो, कोई सी भी हो, कोई सी भी बेरोजगारी हो, वो सारी की सारी कौन सी होंगी? गैर ऐच्छिक होंगी। यानी हम जो भी बात करेंगे सर, हम जो भी डेटा लेकर आएंगे, हम जितने भी प्रकार की बात करेंगे, ये बात कंफर्म होनी चाहिए। अगर सवाल पूछा जाए कि जब कोई इंसान कार्य की तलाश ही नहीं कर रहा है, काम करना ही नहीं चाहता है, तो बताओ क्या होगा?
तो आपने कहा जी ऐसी लोगों को तो हम वॉलेंट्री कह सकते हैं, जो काम ही नहीं करना चाहता। जो काम चाहता है, जितने बेरोजगार के प्रकार एक्चुअल में बनेंगे वो सारे के सारे इसके बनेंगे। अब मैं आपसे कह रहा हूं, ऐच्छिक बेरोजगारी बेरोजगार में मानी जाए या ना मानी जाए? जवाब है ना माना जाए। अच्छा, एक और सवाल आएगा, जैसे मैंने गरीबी में भी बात की आपसे। अच्छा, बेरोजगार कहेंगे किसे? मैं आपसे एक एग्जांपल दे दूं, सुना, बहुत टेक्निकल बात। एक इंसान को एक दिन काम मिला, बहुत सारे लोग होती है, लेबर होती है सर। अब वो लेबर होती है, कई बार आप देखते हो लेबर चौक होते हैं, हर शहर में होता है लगभग आजकल। अब वो शहर के चौक पर लेबर जाकर बैठ जाती है, सुबह 5-5 बजे, 4-4 बजे लोग बैठे हुए जाकर, कि कोई आएगा तो हमें काम पर ले जाएगा। अब कोई आएगा हमें काम पर ले जाएगा तो शाम को 400-500 रुपए कमाएंगे, और इस आस में, इस उम्मीद में बैठे हुए हैं। अब ये जो उम्मीद है ये परिवार की भी है भाई, क्योंकि अब परिवार को भी पता है गए हैं कुछ कमाकर लाएंगे, तो बहुत सारे परिवार ऐसे भी हैं कि अब कमाकर लाएंगे तो घर पर खाना बनेगा, क्योंकि गए हैं तो आएंगे तो वापसी में सामान लेते हुए आएंगे, दिन भर का राशन लेकर आएंगे, दिन के हिसाब से सामान आता है कि भाई आज सुबह आ गया या आज शाम को आ गया, वो पूरे दिन का है। कि 20 रुपए के चावल आ गए, 1 किलो आटा आ गया, कुछ चीनी आ गई, कुछ भी, ऐसा बहुत सारे परिवार हैं, मोस्टली सारे गरीब परिवार ऐसे ही हैं मोस्टली भाई। तो अब वो क्या है कि अब वो गए बैठे, और वहां पता चला एक दिन तो कोई आया था वो उन्हें ले गया, दूसरे दिन कोई आया था लेके नहीं गया, उन्हें इतनी लेबर होती है वो किसी और को सेलेक्ट करके ले गए, काम की जरूरत थी, या कुछ लोग बहुत रेयर आए किसी दिन। अब वो कुछ देर के बाद वो बैठे रहते हैं, 9 बजे 10 बजे तक, लगता है भाई अब कोई नहीं आएगा, वापस घर चले जाते हैं, नहीं मिल पाता है काम। अब ये बेरोजगारी है या नहीं, समझ में नहीं आ रहा सर। एक दिन काम मिला, एक दिन नहीं मिला, एक दिन रोजगार, एक दिन बेरोजगार, ऐसा कैसे कह दें हम? ऐसा कैसे कह दें? तो आप कहेंगे सर ये थोड़ा सा मुश्किल चीज है। अब इसमें एक बात आई कि इसको एक हफ्ते, एक दिन के हिसाब से निकाला जाए, या एक हफ्ते में देखिए कि एक हफ्ते में कितने दिन काम मिला, कितने दिन नहीं मिला, या एक साल में कितने दिन काम मिला, कितने दिन काम नहीं मिला। देखो, एक दिन में 4 घंटे या इससे ज्यादा भी काम मिल जाए ना, पूरा रोजगार मानते हैं। 4 घंटे से कम काम मिले तो आधा रोजगार मानते हैं, बिल्कुल ना मिले तो बेरोजगार मानते हैं। ध्यान से सुन लो, एक दिन में 4 घंटे या इसके ऊपर है तो पूरा रोजगार है। अमूमन 4 से 8 घंटे का रेंज होती है, 4 से 8, 4 से 10, सरकार तो 4 से 8 ही बोलेगी। तो 4 के ऊपर है तो पूरा रोजगार है दिन का, 4 से कम है तो आधा रोजगार है, और नहीं मिल पाया, एक से भी कम रह गया या नहीं मिल पाया तो वो बेरोजगार है। इसी तरह हफ्ते भर में 7 दिन होते हैं, और उसमें 42 घंटे का सरकारी रूल जो है, 42 घंटे का। साल के 365 दिन होते हैं, उसमें 182 दिन का। 365 में 182 दिन या इससे ज्यादा काम मिल जाए तो रोजगार वाली बात मानी जाएगी, 182 दिन से कम मिले तो वो आधा रोजगार मानते हैं, और ना मिले तो बेरोजगार है फिर वो। अब ये आपने सीखा कि सर यहां पर डेटा एक दिन के हिसाब से भी निकलता है, 7 दिन के हिसाब से भी निकलता है, और साल के 365 के हिसाब से। अब इसे कहते हैं यूआरपी, एमआरपी, सॉरी, अब इसे बोलते हैं, जो इसके नाम आपको याद रखने हैं, यूजुअल प्रिंसिपल स्टेटस, डेली वीकली स्टेटस, या डेली स्टेटस और वीकली स्टेटस। अब ये बात याद रखनी है मेरे साथ। तो आपने कहा सबसे पहले तो हम ये सीख लें वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, क्योंकि वॉलेंट्री बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा वो व्यक्ति जो कार्य करने की इच्छा ही नहीं रखता, एक तो वो याद रखो वॉलेंट्री, तो वो बेरोजगार नहीं माना जाएगा। और दूसरी बात, जब कहता हूं यूजुअल प्रिंसिपल स्टेटस, तो इसका मतलब है एक दिन, एक साल के हिसाब से। डेली बेसिस निकालूं तो एक दिन के हिसाब से, और वीकली बेसिस निकालूं तो 7 दिन के हिसाब से। भाई नाम से होता है, डेली 1 दिन होता है, वीकली 7 दिन होता है, और यूजुअल प्रिंसिपल मतलब एक साल का हिसाब दिखा चलते हैं, तब पता चलेगा बेरोजगार है या नहीं है। अब आप इसे नोट करिए, पहले ये वाला कर लीजिए, लगभग ये कर ही लिया होगा।
तो वो अगर देखो, अगर वो जो चौक वाले मजदूर हैं अगर डेली बेस पे निकाले तो एक दिन रोजगार एक दिन बेरोजगार है। 7 दिन निकाले तो उसमें देखेंगे 3-4 दिन काम मिला या नहीं मिला, उस पर डिपेंड करेगा। मतलब कैलकुलेट करने के तरीके अलग अलग है दीपेश, तो वो डेली बेस वाले माने जाएंगे, डेली बेसिस पे जो एक दिन का रेफरेंस पीरियड है उसके हिसाब से। चलिए भाई डन है यहां तक। अब अगला वाला लिखिए, नेक्स्ट लिखिए भाई, अगला लिखिए। चलिए भाई डन करिए भाई जल्दी से एक बार। चलिए भाई, अच्छा एक बात और समझाइए, मैं टाइप्स भी कराऊंगा आपको कल, बट आज मुझे ये बताइए कि जनरली तौर पर अगर आप इसको देखते हैं तो आप ये भी देखेंगे ना बेरोजगारी की वजह क्या है। देखो हमारे देश में कई कारण है जो बेरोजगारी, और हमारे ही देश नहीं दुनिया के किसी भी देश में अगर बेरोजगारी निकल रही है तो उसके कई सारे रीजन, बहुत सारे कारण हो सकते हैं सर। मैं आज की आखिरी बात बता रहा हूं, फिर प्रैक्टिस कराऊंगा आज के आधार पर, और फिर इसको कल पूरा करूंगा मैं, ठीक है। अब देखते हैं भाई, अब देखो हमारे देश में क्या वजह है बताना, ये किसी भी देश में बेरोजगारी क्यों है। अगर जनसंख्या ज्यादा होगी तो बेरोजगारी है, लोगों के पास स्किल की कमी है, कुशलता नहीं है, बेरोजगारी है। इनकम इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा है, बेरोजगारी है। कृषि पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है, बेरोजगारी है। इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट काफी कम है, इसलिए इंडस्ट्रीज डेवलप नहीं हो रही उतनी तेजी से जो चाहिए सर, बेरोजगारी। अच्छा मेरी बात सुनना, हमेशा मैं कहता हूं ना सीखना पड़ेगा आपको कुछ। आपने कहा जी इस वजह, अच्छा एक और बात है, हमारे पास जो इन्वेस्टमेंट है वो अपर्याप्त है, जितना पैसा चाहिए रोजगार के लिए इनसफिशियंट इन्वेस्टमेंट है। ये ऐसी चीजें होती है ना देखो जो एक बार में नहीं आती हैं। हमारा इन्वेस्टमेंट जो है वो अपर्याप्त है, यानी जितनी मात्रा चाहिए उतना निवेश नहीं हो रहा हमारे कारोबार व्यापार बिजनेस में, अपर्याप्त निवेश है। जो निवेश है वो काफी कम है। जो आप ये कह सकते हैं जो जॉब अपॉर्चुनिटी बन रही है वो पूरी नहीं बन रही है, इनएडिक्वेट या इनसफिशिएंट।
जॉब अपॉर्चुनिटी। भाई जितनी जॉब चाहिए उतनी जॉब क्रिएट नहीं हो रही है। इसको भी अपर्याप्ति बोलेंगे, इनएडिक्वेट को अपर्याप्त। जॉब अवसर है। अब जॉब होएंगी नहीं तो रोजगार कहां से आएगा, बेरोजगारी रहेगी। ये भी कह सकते हो। देखो ये तो ना पढ़ने पे आता है, जब आप क्वेश्चन करते हो तो पता चलता है। लैक ऑफ क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, जो क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल पा रही है। स्किल भी कम है और उसके बाद क्वालिफिकेशन, उत्तम शिक्षा में कमी है। अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन नहीं मिल पा रही है। ये आप भी बता सकते हो, ऐसा नहीं है भाई कि मैं ही आपको बताऊंगा। हमारी इकोनॉमी ग्रोथ जो है वो काफी स्लो है। अब जब इकोनॉमी ग्रोथ नहीं हो रही है, स्लो ग्रोथ चल रही है, तो ग्रोथ अगर स्लो है तो जॉब भी क्रिएट कमी होगी। तो ये एक बड़ा रीजन हो सकता है। लो इकोनॉमिक ग्रोथ कम, आर्थिक समृद्धि दर, जो इकोनॉमी की ग्रो है वो स्लो होगी अगर, तो बेरोजगारी बढ़ेगी। ठीक है भाई। तो मैंने कहा ना, ये कोई फिक्स नहीं है कि आप कितने लिख रहे हो भाई। जितने भी लिख रहे हो ना वो सारे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। बस आपको ये पता हो कि इसकी वजह क्या है। चलिए फिलहाल इतना लिख लीजिए, इसके अलावा और कुछ आपको समझ में आता हो तो मुझे बताइए। तो ये सारे कारण बेरोजगारी की वजह के हो सकते हैं। इनको और संसाधनों की कमी है। रागिनी अभी थोड़ा सा वेट कर लीजिए प्लीज, क्योंकि देखो मैं कुछ रीजन है इस वजह से, अदरवाइज तो मैं नहीं कहता आपसे कभी। चलिए इसको एक बार लिखिए, संसाधनों की कमी है, वो तो हमेशा ही है। देखो इंडिया में कुछ और कारण भी है ना, मैंने कहा तो पूरी दुनिया के नॉर्मल रीजन आपने निकाले। इंडिया के केस में ग्रोथ रेट तो हाई है, पर जितनी पॉपुलेशन ग्रो कर रही है ना उसके कंपैरेटिवली तो कमी है ना अभी भी। भाई इंडिया की ग्रोथ रेट हाई है, बट जितनी होनी चाहिए, जिस तरीके से पॉपुलेशन ग्रो कर रही है उस तरीके से नहीं है। ये 5 लिखे, एक और लिख रहा हूं मैं, इन एफिशिएंट या इनइफेक्टिव इकोनॉमिक प्लानिंग। जो प्लानिंग है वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं हो रही है। यानी वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव को क्या बोलते हैं, अकुशल आर्थिक नियोजन। जो आर्थिक नियोजन है वो बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से नहीं हो पा रहा है। तो ये सारे रीजन निकलते हैं। अब मैं आपको कराता हूं इस पूरे चैप्टर पर बेस्ड कुछ बेहतरीन सवाल। चलिए, हाई प्रेशर है, भ्रष्टाचार है। हाँ बिल्कुल ये भी कह सकते हैं भ्रष्टाचार है, बट उससे क्या है कि इनइक्वालिटी आने की संभावना ज्यादा होती है भ्रष्टाचार से। अब हम बात कर रहे हैं अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर। मैं आपके लिए फाइल लगाता हूं, क्योंकि मैंने कहा ना जितना पढ़ाऊंगा उतने क्वेश्चन भी कराऊंगा। जागरूकता की, सर हाई इनकम इनइक्वालिटी कैसे होगा? इसका ये होगा, देखो थोड़ा क्वेश्चन भी करवाऊंगा बिल्कुल, अमन कुमार, अंजलि शर्मा। क्योंकि जब इनकम डिस्पैरिटी, डिस्पैरिटी भी बोलते हैं, इनइक्वालिटी भी बोलते हैं, तो इससे क्या होता है कि समाज का एक वर्ग के पास पैसा है, दूसरा वर्ग जो अपना रोजगार, स्वयं रोजगार भी जनरेट कर सकता था,
भाई अगर सबके पास थोड़ा थोड़ा पैसा हो, सब अपना कोई कारोबार बिजनेस खोल के बैठ जाएंगे, कम से कम अपनी चाय की दुकान, पकोड़े, कोई भी जलेबी बेचना आजकल बड़ा फेमस चल रहा है, कुछ तो करेंगे ना। लेकिन क्या है कि वो एक वर्ग इतना गरीब है कि उसके पास कुछ है ही नहीं, और दूसरा इतना अमीर है कि उसके पास ही सब कुछ है। जितनी इक्वालिटी रहती है ना, उतनी संभावनाएं बढ़ जाती हैं रोजगार आने की। कम से कम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट तो आ ही जाता है ना, पैसा होने पर, कि अपना ही कुछ काम कर लिया उन्होंने, तो उसकी भी एक वजह मानी जाती है। तो अनएम्प्लॉयमेंट पर बेस्ड, देखो मैंने अभी टाइप नहीं कराया अनएम्प्लॉयमेंट के, बेरोजगारी के प्रकार नहीं कराए मैंने आपको अभी, बाकी बहुत सारी बातें बताई हैं। पहला सवाल है बेरोजगारी के आंकड़े। सीडीएस के क्वेश्चन भी देखो, मैं तो सीडीएस के प्रॉपर क्वेश्चन कराने वाला हूं, बस अनाउंस करना मुझे बाकी है किस दिन कराऊंगा मैं। सीडीएस 2024 के दोनों, पहला वाला दूसरा वाला, दोनों, ठीक है। तो सीडीएस 2024 के सारे इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन, सीडीएस 2023 के सारे इकोनॉमिक्स के, 22 के, कम से कम 5 साल के, मैंने कहा है आपसे, वादा किया है। तो आपने कहा जी एनएसएसओ ये डेटा कलेक्ट करता है, बहुत आसान हो जाता है। अब जैसे आ गया